नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एक जनरल एनालिसिस चार्ट का आप करने जाते हो। बहुत ही मैं बेसिक लेवल पे आज समझाऊंगा ये, क्योंकि अगर इसका एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर दूंगा कुछ दिन में, जो कि हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, एज़ यूजुअल 30 आधे घंटे के करीब हो जाएगा कम से कम। तो एक नॉर्मल मैं आपको व्यू दूंगा कि बेसिकली कोई चार्ट आप देखो तो देखो कैसे, यानी कि उसको किस तरह से आपको उसका विवेचन कहते हैं ना कि कुंडली का विवेचन कैसे करें। तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है जो आप विजिट दो देख सकते हो। पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, रिलेशनशिप, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, धन योग, ये सारी चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारे तो मैंने वीडियोस दे रखे हैं। बाकी वीडियोस के लिए जो आप सर्च करना चाहते हो उसके लिए आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे बात करता हूँ। बेसिकली दोस्तों, जब आप कोई भी चार्ट लेते हो, किसी भी लग्न कुंडली की बात कर लो आप, सबसे पहले देखो कि लग्नेश की क्या हालत है। लग्नेश सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पहला, आप कोई भी चार्ट उठाते हो तो उसका जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न जिसे हम कहते हैं एसेंडेंट, उसको आपको देखना है कि उसकी पोजीशन, उसकी हालत क्या है। वो क्या पोजीशन पे है लग्नेश। लग्नेश कभी भी 8-12, 6-8-12 में जब चला जाता है, मेजरली वो उसकी स्ट्रेंथ ख़राब हो जाती है, उसकी रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते। में अगर लग्नेश कम्बस्ट हो जाता है सूर्य से, खास करके अगर वो बिलो 10 डिग्री चला जाता है एज अ लग्नेश होके, वो बिलो 10 डिग्री चला गया, चाहे वो वीनस हो या बुध हो, जो कि ज़्यादातर चार्ट में इनके लग्न चार्ट में ज़्यादातर ये कम्बस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़राब हो जाती है। अगेन लग्नेश को आप देखते हो तो देखिए वो 29 डिग्री के ना हो, 29 डिग्री समथिंग के अगर वो हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी मैं कहूँगा थोड़ी सी उनकी स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं प्लैनेट मृतक अवस्था कहते हैं उसे, 28-29 डिग्री पे अगर कोई प्लैनेट चला जाए तो उसकी रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। ऑलमोस्ट 27 से स्टार्ट कर लीजिए, 27, 28, 29 पे कोई चला गया तो ऑलमोस्ट उसकी बोलते ना स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लैनेट की कम हो जाती है, उसको मृतक अवस्था कहा जाता है। तो वहाँ भी लग्नेश कमज़ोर हो गया। अगर प्लैनेट आपका 2 डिग्री 3 डिग्री का है तो भी आपको दिक्कत होगी। आपको बता दूं, अगर आपके कुंडली में प्लैनेट 0 डिग्री या 1 डिग्री का है तो उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये आप देखोगे कि जिसके भी कुंडली में 0 डिग्री या 1 डिग्री का है कोई भी प्लैनेट, उसका रिजल्ट उसको मिलता है। चाहे वो अगर वो बुरे घरों में बैठा हुआ है तो बुरा रिजल्ट उसको मिलेगा, अच्छे घरों में बैठा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट देगा। खास करके लग्नेश जो मैं समझा रहा हूँ, अगर लग्नेश मान लीजिए 1 डिग्री या 0 डिग्री का है तो ऐसा मत सोचिएगा कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट उसका मिलता है, अच्छा अच्छा स्ट्रेंथ होता है उस प्लैनेट में। फिर लग्नेश के बाद आपको देखना है 9th लॉर्ड और 5th लॉर्ड। अगर इनकी सिचुएशन भी बहुत अच्छी है तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। देखिए, हमारे पुराने उसमें इसे कहा गया था कि ये धर्म त्रिकोण होते हैं। जैसे कि पहला भाव जो होता है वो त्रिकोण और केंद्र दोनों दोनों कहा जाता है उसका, यानी कि उसको केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। पांचवा भाव जो है लक्ष्मी स्थान है, नवा भाव भी लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान माना जाता है। पंचम भाव और नवम भाव ये भी अच्छे हैं जिनके चार्ट में, और लग्नेश भी अच्छी सिचुएशन में है, तो इतना हो जाता है कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी कभी, कोई उनकी हालत कभी बद से बदतर नहीं होगी। वो जिस भी सिचुएशन में जाएंगे एक स्टेबिलिटी उनके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी वो ज़रूर खोज लेंगे, या फिर स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में रहेगी। अगर ये तीन प्लैनेट जो होते हैं, पहले भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, ये स्टेबल हैं और ये अच्छे पोजीशन में है, चाहे पंचमेश और नवमेश, यानी कि 9th लॉर्ड का अफ्लिक्टेड नहीं है। अफ्लिक्टेड यानी क्या हो सकता है? अफ्लिक्टेड का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कि 5th हाउस पे एक से ज़्यादा मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि होना। मैलेफिक कौन है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, शनि, मंगल, राहु, ऐसे जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स है उसको मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे नेचुरल मैलेफिक की बात हो रही है, फंक्शनल मैलेफिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फंक्शनल मैलेफिक कोई भी हो सकता है आपके चार्ट में। तो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट जब दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे एक से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, या सूर्य भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, ऐसा ही नहीं, दो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट अगर पंचम भाव को देखिए तो पंचम भाव की हानि होती है। उसी तरह सेम 9th हाउस के साथ भी वही कंडीशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा दूसरा, पांचवा, सातवां
कुंडली के सबसे सेंसिटिव भाव होते हैं, उन पे अगर दो मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो उन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। 9th हाउस पे कम फर्क पड़ता है। मैंने क्यों इसलिए कहा है, क्योंकि देखिए 9th हाउस मेजरली कनेक्टेड है आपके धर्म और रिलीजियस चीज़ों से, जो कि आज की दुनिया में बहुत कम उससे लोग अटैच्ड हैं। उनकी लाइफ में कोई खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन, लोगों का फोकस होता है कि कितना वो प्रोफेशनली हैप्पी है, वेल्थी कितना हैप्पी है, वो सारी चीज़ें। तो ये तीन प्लैनेट पहले आप देखिए कि उसकी दशा क्या थी, उसकी मतलब स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्या कंडीशन। ये तीन प्लैनेट की सिचुएशन, तीन हाउसेस की सिचुएशन अच्छी है। और पंचमेश 8-12 में नहीं है, नवमेश यानी 9th लॉर्ड 8-12 में नहीं है, 9th लॉर्ड या 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड नहीं है राहु केतु से। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अगर ये लग्नेश, पंचमेश, नवमेश इन सब की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम जल्दी ये नहीं लाने देते हैं। उसके बाद कुछ मेजर आपको देखना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज द मून, चंद्रमा की स्थिति आपको देखनी है, एंड आफ्टर दैट सन। ये दो चीज़, ये दो प्लैनेट, लग्नेश, 5th हाउस, 9th हाउस, इनकी पोजीशन अगर आप एनालाइज कर ले, देखिए चंद्रमा की पोजीशन एनालाइज करना सिंपल है। चंद्रमा देखिए 8-12 में बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, और 6वें में भी कोई खास रिजल्ट नहीं है। 6-8-12 में चंद्रमा ना हो। चंद्रमा केंद्र में त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देता है, उसी तरह सूर्य भी केंद्र में त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देता है, ये समझ के चलिए। सूर्य लेकिन चौथे भाव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, फीका होता है। पंचम भाव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। तीसरे भाव में ठीक ठाक है, दूसरे में ठीक ठाक है। उत्तम रिजल्ट जो होता है पहले, 11वें, 10वें और 9वें में देता है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य। सप्तम भाव में बैठा जो सूर्य होता है उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता, इवन उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी कम होती है, और मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि लिटिगेशन के द्वारा वो डिवोर्स कराने की स्थिति को तक पहुंचा देता है कभी कभी। सूर्य जब सप्तम भाव में होता है तो सूर्य की पोजीशन 7th हाउस में, इसको अच्छा मत समझिएगा। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि कुंडली में अगर आपके हैं तो वो सीरियस इशू क्रिएट करते हैं आपके जीवन में। जैसे सबसे एक है सकट योग, यानी कि चंद्रमा और जुपिटर के बीच में 6 और 8 का डिस्टेंस हो। यानी कि मान लीजिए आपका चंद्रमा है पहले भाव में और बृहस्पति चला गया आपका 8वें भाव में, तो ये हो गया 6 और 8 का संबंध। यानी कि चंद्रमा से बृहस्पति 8 घर दूर है, और बृहस्पति जो और चंद्रमा जो है बृहस्पति से 6 घर दूर है, आप काउंट करोगे तो इस हिसाब से ये षडाष्टक योग बनता है। इसको सकट योग का भी नाम दिया गया। ये अच्छा योग नहीं होता, और खास करके उतना ये जितना खराब कैसे होता है, मान लीजिए इसमें आपका चंद्रमा नीच का हो गया तो ये और खराब हो जाए। यानी कि स्कॉर्पियो राशि है, लग्न में चंद्रमा बैठ गया और बृहस्पति चला गया आपका 8वें में, ये ज़्यादा खराब हो गया। और जुपिटर जब केंद्र में होता है तो इस जो बोलते हैं ना, ये जो योग है इसका फर्क थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन जुपिटर अगर कहते हैं कि अगर 8वें 12वें में है तो इसका इस योग का फर्क ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा ड्रास्टिकली पड़ता है उसके जीवन में। हमेशा कुछ ना कुछ उसके जीवन में परेशानियां, दिक्कतें वो बेचारा उठाते ही रहता है। उसके बाद एक योग आप समझ सकते हो, आपने कई बार सुना होगा, शनि चंद्र, चंद्र के साथ शनि या चंद्र के साथ राहु या केतु होता है। खास करके चंद्र राहु एक बार छोड़ देते हैं, चलिए चंद्र शनि का स्पेशली मैं बताऊँ। चंद्र शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर ये 8वें और 12वें में बने तो विशेष तकलीफ देता है। 7th हाउस में जिस भाव में बनता है दोस्तों, पहली बात तो ये कि उस भाव को खराब कर देता है, विष हो जाता है। वो भाव विष के समान होता है। विष योग के ऊपर मैंने वीडियो दिया है, आप उसे चाहो तो देख सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं उस भाव से रिलेटेड, वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन बोलते हैं ना उसको, आपको बोलते हैं ना कि वो उससे फीलिंग, उससे हैप्पीनेस लेना एक विष पीने जैसा रहेगा। ये समझ लीजिए किसी भी भाव में विष योग बन जाए। और मेजरली ये लव अफेयर्स पे अफेक्ट करता है, बिकॉज चंद्रमा प्रेम का भी कारक है। इवन ये पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन को भी तकलीफ देता है, क्योंकि आदमी का फोकस, आदमी का मन जो है उतना स्थिर नहीं होता, उस वजह से उसके पढ़ाई पे भी, उसके एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो मेजर इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से सूर्य राहु का कंजंक्शन इज डेंजरस फॉर द चार्ट, फॉर द लाइक पिता को हानि देने की बहुत खास उसमें ताकत होती है। ये सारी चीज़ें मेजर है जिससे आपको ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से ये कुछ चीज़ें आप अगर ध्यान से देख सकें तो उसके बाद आप चार्ट इतना समझ लीजिए, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, अच्छी हैं, तो आपका चार्ट एक हद तक काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेहतर है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। मैं कहूँगा एक हद तक आप अपने आप को संभाल सकते हैं। आप अपने कर्म पे विशेष ध्यान दीजिए,
गुड, डू योर कर्मा एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। सो कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सही राह पे चल रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द व्हाट आई कैन डिजर्व, जो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तब आप उस केस में एस्ट्रोलॉजी पे तरफ जाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एज आई सेड इज शो यू द डायरेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्व आपका भाग्य बदल के नहीं दे सकता कोई ज्योतिष आपको। तो विशेषकर जब आप बहुत परेशान हो तो सिर्फ जानने के लिए, दिशा जानने के लिए आप ज़रूर जाएं, मार्ग समझने के लिए ज़रूर जाएं, कब तक समय खराब है ये समझने के लिए ज़रूर जाएं, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं कुछ हद तक हम उसको कम करने के लिए, वो जानने के लिए ज़रूर जाएं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।